हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 7 दिसंबर के करंट अफेयर्स को। इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। सो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इज चेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। सो जो कैबिनेट कमेटी होती है इकोनॉमिक अफेयर्स वाली, इसको इसके चेयरमैन कौन होते हैं? इसके चेयरमैन होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, ना कि फाइनेंस मिनिस्टर। सो पीएम होते हैं हमारे इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट है, द अप्रूवल ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉल अंडर द परव्यू ऑफ द CCEA। सो ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर आता है, FDI का अप्रूवल वगैरह। सो ये सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इन रिलेशन टू द CCEA सर्व्स एज ए कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी ऑफ द CCEA। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट है यहाँ, आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनेबल्स द फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट कमिटीज़ लाइक कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। यहाँ पे स्टेटमेंट 4 बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिकॉज आर्टिकल 280 हमारा किसके लिए? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन। सो फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 यूनियन फाइनेंस कमीशन के लिए होता है आर्टिकल 280। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 4 जो ये इनकरेक्ट, और कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट कमेटीज से रिलेटेड कोई भी ऐसा कुछ एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 280 किसके लिए? आर्टिकल 280 हमारा फाइनेंस कमीशन के लिए। सो यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकंड है करेक्ट, थर्ड करेक्ट है। तो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं, आंसर होगा 2 और 3। सो यानी कि ओनली 2 जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ सिलिका इन द अर्थ क्रस्ट। सो अर्थ क्रस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा सिलिका हमें अर्थ क्रस्ट में कहाँ देखने को मिलता है? सो ये जो है बेसिकली ये हमें रॉक्स में मिलता है देखने को, ग्रेनाइट्स वगैरह में। सो यहाँ पे जो हमारा डी है ऑप्शन, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो मोस्ट कॉमन सोर्स है सिलिका का अर्थ पे वो ग्रेनाइट्स वगैरह हैं, जो रॉक्स होती हैं, और जो ये सिलिका बेसिकली प्रेजेंट होती है वो क्वार्ट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, क्वार्ट्स के फॉर्म में। सो यहाँ पे स्टेटमेंट डी जो है हमारी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, रॉक्स एज ए ग्रेनाइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द लोकसभा। सो लोकसभा से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट है, हमने करेक्ट बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 है हमारी, द आर्टिकल 83 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। सो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 83 हमारा किससे डील करता है? डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, जो कि स्पेसिफाई है 5 ईयर्स, ठीक है। सो 5 ईयर्स के बाद 5 ईयर्स के बाद न्यू इलेक्शंस होते हैं और डिसॉल्व हो जाती है हमारी लोकसभा, या फिर कितनी बार जो है डिसॉल्व हो जाती है, पहले भी कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से पहले भी सरकार ये चाहती है कितनी बार। सो यहाँ पे ये मेंशन किया गया आर्टिकल 83 में। स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है, हमसे यहाँ पे करेक्ट पूछ रहे हैं। सेकंड है, 1/5 ऑफ द टोटल मेंबरशिप इज द कोरम रिक्वायर्ड टू कंडक्ट अ मीटिंग ऑफ द लोकसभा। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हमारी इनकरेक्ट है, बिकॉज ये 1/5 नहीं 1/10 होता है। 1/10 कोरम क्या होता है कि कितने लोग प्रेजेंट हैं, कोरम होता है कि कितने लोग प्रेजेंट हैं। सो किसी भी मीटिंग के लिए प्रेजेंट कितने होने चाहिए? सो प्रेजेंट होने चाहिए 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। और ये चीज़ कहाँ मेंशन की गई है? ये हमारा है आर्टिकल 100। सो ये हमारा मेंशन किया गया आर्टिकल 100 में। सो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट 2 जो होगा, स्टेटमेंट 2 जो है हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 3 है, मेंबर्स ऑफ द लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 भी हमारी इनकरेक्ट है, बिकॉज ये इलेक्टोरल कॉलेज वाला जो कॉन्सेप्ट है प्रेसिडेंट के लिए है, ना कि लोकसभा इलेक्शन के लिए। लोकसभा इलेक्शन जो है ये यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज से जो होता है लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्टेड किए जाते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है ये भी इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी हमारी इनकरेक्ट है। यहाँ हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं, आंसर होगा ओनली 1। सो ऑप्शन ए हमारा जो है राइट आंसर है, ओनली 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द रेपो रेट्स। सो रेपो रेट से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, द रेपो रेट इज द रेट एट विच RBI लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। सो ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था। स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है कि रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जिसपे RBI लेंड करती है मनी किसको? कमर्शियल बैंक्स को। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, द रेपो रेट इज़ रिव्यूड एंड डिसाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो ये जो रिव्यू करते हैं एंड जो डिसाइड होता है रेपो रेट, ये कौन करता है? ये हमारा जो करता है ये करता है RBI MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है RBI का, वो डिसाइड करता है, ना कि फाइनेंस मिनिस्ट्री। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है इनकरेक्ट हो जाएगी। थर्ड है हमारी, शॉर्ट टर्म लैंडिंग रेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय चेंजेस इन द रेपो रेट। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 बिल्कुल करेक्ट है। जो ये शॉर्ट टर्म लैंडिंग रेट्स होते हैं कमर्शियल बैंक्स की, डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। जो रेपो रेट में चेंजेस होते हैं इससे डायरेक्टली अफेक्ट होता है किस पे? शॉर्ट टर्म लैंडिंग रेट्स पे। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट में भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 1 और 3। सो ऑप्शन सी जो यहाँ पे राइट आंसर होगा 1 और 3 ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कमिटी रेकमेंड्स द फॉर्मेशन ऑफ द RBI। सो RBI की अगर हम बात करें तो ये हिल्टन यंग कमेटी के रिकमेंडेशन पे इस्टेब्लिश हुआ है।
हिल्टन यंग कमेटी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल की अगर हम बात करते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड का फेस्टिवल है। स्टेटमेंट 1 देखते हैं, ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, इट इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक इवेंट इन नागालैंड। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिकॉज ये हॉर्नबिल जो ये नागालैंड का फेस्टिवल होता है और इसे ऑर्गेनाइज कौन करती है, इसको यूनियन गवर्नमेंट नहीं करती है, इसको नागालैंड की गवर्नमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करती है। दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इज़ एन एनुअल ट्रेडिशन दैट एम्स टू बूस्ट टूरिज्म बाय शोकेसिंग नागा हेरिटेज एंड कल्चर। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। ये एनुअल ट्रेडिशन है, एनुअल फेस्टिवल होता है, इसका एम क्या होता है कि टूरिज्म को बूस्ट करना और नागा हेरिटेज दिखा करके कल्चर, वहाँ का नागा कल्चर, नागा हेरिटेज, ये सारी चीज़ें हॉर्नबिल फेस्टिवल में दिखाई जाती है। सो स्टेटमेंट 2 भी हम यहाँ पे स्टेटमेंट 2 भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, इट एक्ट्स एज एन अम्ब्रेला ऑफ द मेजर फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड बाय द 14 रिकॉग्नाइज्ड नागा ट्राइब्स इन द स्टेट। सो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। राइट आंसर क्या होगा हमारा 2 and 3। सो ओनली 2 जो यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट स्पेशल लीव पेटिशंस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो स्पेशल लीव पेटिशन की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमें इनकरेक्ट बताना है। सो SLP कैन फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 136, यहाँ पे 136 का अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे जो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट हमसे इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पे SLPs कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट एनी जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ हाई कोर्ट और अदर ट्राइब्यूनल। ये बात भी बिल्कुल सही है, स्पेशल लीव पेटिशन जो है फाइल कर सकते हैं किसी भी जजमेंट के लिए, किसी भी ऑर्डर के लिए, हाई कोर्ट का हो, चाहे वो ट्राइब्यूनल का ऑर्डर हो या जो है जजमेंट हो। थर्ड है, SLPs कैन ओनली बी फाइल्ड अगेंस्ट फाइनल जजमेंट्स एंड नॉट इंटरलोकेटरी ऑर्डर। सो यहाँ पे स्टेटमेंट सी जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगी हमारी, और हमसे क्या पूछ रहे थे, इनकरेक्ट पूछ रहे थे। सो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the BPALM regimen consisting of 4 drug combination is used for treatment of। सो ये बेसिकली किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए। सो ट्यूबरक्लोसिस के लिए यूज़ किया जाता है। ये 4 ड्रग्स जो हैं ये कौन कौन से ड्रग्स हैं, ये एक तो बेटाक्विलिन और एक है प्रीटोमैनिड, थर्ड है लाइनजोलिड एंड एक होता है मॉक्सीफ्लॉक्सेसिन। सो यहाँ पे ये 4 ड्रग होते हैं और ये किसके ट्रीटमेंट के लिए होता है, ये होता है ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के लिए, TB के ट्रीटमेंट के लिए। सो ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रगति प्लेटफॉर्म। सो प्रगति प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें, इट इज़ एन इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू मॉनिटर एंड रिव्यू पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडिया। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिकॉज ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं है, ये किसका है, PMO का इनिशिएटिव है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का इनिशिएटिव है ये। प्रगति जो है, प्रगति बेसिकली PMO का इनिशिएटिव है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का इनिशिएटिव है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का। दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट है, इट फैसिलिटेट्स इंटरैक्शन बिटवीन द PM, यूनियन सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट्स टू रिजॉल्व इशूज़ इन गवर्नेंस एंड प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं, आंसर होगा ओनली 2। सो ऑप्शन बी जो ये हमारा राइट आंसर होगा, ओनली 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कैश रिजर्व रेशो। सो कैश रिजर्व रेशो की अगर हम बात करें, so CRR is the percentage of a commercial bank's total deposits that it must maintain with RBI in the form of cash reserve। so यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। CRR बेसिकली क्या है, परसेंटेज होता है कमर्शियल बैंक के टोटल डिपॉजिट का, जो कि मेंटेन करता है RBI इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, a decrease in the CRR leads to reduction in the liquidity available in the banking system। सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब CRR डिक्रीज होता है तो इससे क्या होती है कि रिडक्शन आती है लिक्विडिटी में, बट ऐसा नहीं है, लिक्विडिटी इंक्रीज होती है। जब CRR डिक्रीज होता है तो लिक्विडिटी इंक्रीज होती है, ना कि डिक्रीज। दैट्स वाई स्टेटमेंट 2 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट है, RBI कैन इंक्रीज द CRR टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, RBI इंक्रीज करता है CRR इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। सो 1 एंड 3 जो स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ से करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा 1 and 3। सो यानी कि ओनली 2 जो होगा हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।